हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रजनी कोठारी के बारे में। रजनी कोठारी को आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोल लीजिए, पॉलिटिकल थिंकर बोल लीजिए, या फिर भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति के चिंतनकार, टिप्पणीकार या कमेंटेटर आप कह लीजिए। रजनी कोठारी एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत से ऐसे विचार दिए हैं जिसने भारतीय राजनीति को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो रजनी कोठारी को यहाँ पे हम कंप्लीट वे में समझने की कोशिश करेंगे, इनके लाइफ स्केच को समझने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव थे, किन किन चीज़ों को इन्होंने प्रभावित किया, कौन कौन से वो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, कौन कौन सी इनकी राइटिंग है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके इनको हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके सामने अपने कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। आप कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स अगर लेना चाहते हैं एनटीए-नेट पॉलिटिकल साइंस का, और ये एवरग्रीन कोर्स है, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब एवरग्रीन कोर्स इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कोर्स ऐसा है, आप कभी भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसकी स्टार्टिंग की कोई टाइम लिमिट है, ना ही आपके स्टडी की कोई टाइम लिमिट है। आपके पास जब भी टाइम है आप उस हिसाब से अपना कोर्स ले सकते हैं और अपनी स्टडी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी और अपडेटेड वीडियो मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो वो आप आज इस कोर्स को लो या एक साल बाद लो, तो आपको इसमें कोर्स के अंदर अपडेट मिलती रहेगी। इसके अंदर कंप्लीट 10 यूनिट पॉलिटिकल साइंस एनटीए-नेट की जो है वो कवर है। टोटल वीडियोस आपको मिलेगी, उसके साथ पीडीएफ मिलेगी, 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पेपर 1 से रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलेगी इसमें। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन से। तो अब शुरू करते हैं रजनी कोठारी को। रजनी कोठारी का सबसे पहले हम देखते हैं जन्म एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि किसी भी थिंकर के ऊपर उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है, उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो देख लीजिए। अब देखिए, इनका जो टाइम पीरियड है 1928 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में, और इनका जो जन्म हुआ था जैन फैमिली के अंदर हुआ था, जो कि हीरो के व्यापारी थे। ठीक है। और उसके चलते उनके पिता बर्मा में जाते रहते थे, उनके साथ ये भी बर्मा गए थे। और इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है, शुरुआती जो इनकी पढ़ाई है, वो अयंगारों द्वारा चलाए गए रंगून के एक स्कूल में हुई। जो प्रारंभिक एजुकेशन है कहाँ पे हुई? बर्मा में हुई। और जैन जो स्कूल था वहां पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उनका बचपन बर्मा में ही बीता, और घर की छतों पर होने वाले सामूहिक नृत्यों, मंगोल और बौद्ध संस्कृति के मिले जुले लुभावने रूप, दक्षिण भारतीय चेट्टियारों, गुजराती बनियों, बोहराओं, खोजाओं और मुसलमान व्यापारियों के मिश्रित भारतीय समुदाय के बीच गुजारे गए शुरुआती वर्षों ने उन्हें एक उदार व्यक्तित्व प्रदान किया। यानी आप देख सकते हैं बचपन से ही, हालांकि जैन फैमिली से थे, लेकिन बौद्ध, मुसलमान या फिर आपके गुजराती, दक्षिण भारत के जो चेट्टियार है, मतलब जितने भी प्रकार की संस्कृति थी, सभी प्रकार की संस्कृति को इन्होंने नज़दीक से देखा और सभी के प्रति इनका उदार दृष्टिकोण बन गया। यानी मल्टीकल्चरलिज्म की जो भावना है बचपन से ही इनके दिमाग में पहुंच गई थी। 1947 में इनका विवाह श्रीमती हंसा से हुआ, जिनकी मृत्यु 1999 में हुई। और इसके कुछ साल बाद इनके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो गई, उससे ये काफ़ी आहत हुए थे, और 2015 के अंदर ये भी इस दुनिया से चल बसे। तो इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिए, लगभग 86 ईयर्स का टाइम पीरियड है जो इन्होंने जिया है, जिसके अंदर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी शिक्षा और इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव। पिता का देहांत काफ़ी आप कह सकते हैं इनके बचपन के दौरान ही इनके पिता का देहांत हो गया। और पिता के देहांत के बाद
अपने हिस्से में आई संपत्ति का कुछ भाग बेचकर ये यूरोप चले गए। हालांकि कहा जाता है कि रजनी कोठारी अगर अपने पिता की बात मान लेते तो वो भी एक सफल हीरे के व्यापारी होते, बहुत बड़े जैन व्यापारी होते, लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने ज्ञान का मार्ग ढूंढा और अपने पिता की कुछ संपत्ति बेचकर ये फॉरेन चले गए और जर्मनी से लेकर लंदन तक इन्होंने ज्ञान की खोज करना शुरू किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करके भारत लौटे और इनके ऊपर प्रभाव देखते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि रजनी कोठारी किस स्कूल से संबंधित रखते हैं, फॉरेन स्कूल, ये है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां पे इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। अब देखिए इनके ऊपर क्या प्रभाव थे, किन प्रभाव के अंदर इन्होंने अपने विचार दिए। सबसे पहले तात्कालिक परिस्थितियां देख लेते हैं भारत की। 1928 के अंदर इनका जन्म होता है, लगभग 19 साल के ये थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में इनके ऊपर उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो इनके ऊपर डेफिनेटली महात्मा गांधी का भी इम्पैक्ट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी इनके ऊपर इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है तो एक दल का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है 1947 से लेकर 1967 तक। उसके अंदर कांग्रेस किस तरीके से एक डोमिनेंट पार्टी बन के उभरी और किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का चल रहा था, तो उसको इन्होंने अच्छे से भांपा, यानी एक दल का प्रभुत्व का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। उसके बाद आपातकाल, इमरजेंसी 1975 में जब लगी, हालांकि ये फॉरेन में थे, इंडिया में नहीं थे, लेकिन उसका इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। और उसके बाद इन्होंने क्या है, हालांकि आप देखते हैं कि शुरुआती चरण में ये क्या है, इंदिरा गांधी के साथ एसोसिएट थे, इंदिरा गांधी या कांग्रेस के लिए ये अपने विचार देते थे और इंदिरा गांधी के साथ काफ़ी एसोसिएटेड थे और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे उसमें भी इन्होंने काफ़ी में हिस्सा लिया और अपना एक ज्ञान कांग्रेस के लिए दिया था। लेकिन संजय गांधी के आने के बाद ये धीरे धीरे क्या है, कांग्रेस से अलग हो गए और आपातकाल जब लगा 1975 में, उसके बाद ये कांग्रेस के खिलाफ हो गए क्योंकि इमरजेंसी को ये गलत मानते थे, लोकतंत्र की हत्या ये मानते थे उसको। और जेपी का आंदोलन भी, क्योंकि आप देखते हैं जेपी का आंदोलन बिहार के अंदर और नवनिर्माण आंदोलन गुजरात के अंदर उस दौरान चला था, उसके अंदर इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और उसके चलते ये कांग्रेस से कुछ हद तक हट गए थे। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उस दौरान की जो भारत की थी उसका भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सामाजिक परिस्थितियां देखते हैं कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर, तो कास्ट सिस्टम को इन्होंने डीपली एनालाइज किया और कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने आगे अपने विचार दिए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाने के लिए क्या क्या योजनाएं चली थी, निजीकरण की योजनाएं, ये सारी योजनाएं इन्होंने अपने लेखों के अंदर, अपने किताबों के अंदर इन्होंने बताई है। नव उदारवाद का प्रभाव 1991 के बाद आप देखते हैं तो 1991 के बाद इनकी जो राइटिंग्स है कहीं ना कहीं नियो लिबरलिज्म के ऊपर इनकी टिप्पणियां उसमें देखने को मिलती है। और गठबंधन की राजनीति 1989 के बाद जो गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति के अंदर देखने को मिलती है तो उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चिंतन और मनन किया है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव भी इनके ऊपर देखा जा सकता है। व्यवहारवाद यानी साइंटिफिक वे में किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च हम किस तरीके से कर सकते हैं, मूल्यों को किस तरीके से स्टडी से बाहर किया जाए, उसके ऊपर इन्होंने काम शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ आया कि मूल्यों को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इंडियन कास्ट को समझे बिना आप पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कास्ट के बिना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझा जा सकता है। साथ में ये भी कहते हैं कि अगर किसी का मानना ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स से कास्ट खत्म हो जाएगी तो वो भी बेवकूफ़ी होगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है, उत्तर व्यवहारवाद के प्रभाव से ही अपने ये विचार दिए हैं, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच ही सब कुछ नहीं है, हमें मूल्यों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, मूल्यों को भी हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है एम एन रॉय का।
एम.एन. रॉय का जो मानवतावादी चिंतन है उसका इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और 1980 के दशक के बाद इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करना शुरू कर दी थी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी जिस तरीके से जेपी नारायण बात कर रहे थे, एम.एन. रॉय बात कर रहे थे, उसी तरीके से इन्होंने भी ये बात करनी शुरू कर दी कि हमें पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीज के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार आ रहा है, उसमें भाई भतीजावाद आ रहा है, और जो पार्टीज है वो स्वार्थ हितों या फिर अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ही काम कर रही है। इसलिए ये क्या है, एम.एन. रॉय का जो मानवतावादी चिंतन है उसको इन्होंने अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की, और अपने जीवन के अंतिम दौर में या आप कह लीजिए 1980 के बाद इन्होंने मानवतावादी चिंतन को अपनाया। महात्मा गांधी का प्रभाव था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला। जयप्रकाश नारायण का जो भूदान वाला आंदोलन था, विनोबा भावे और जयप्रकाश का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। दल विहीन राजनीति और संपूर्ण क्रांति, और इवन संपूर्ण क्रांति के लिए इन्होंने क्या है, अपना जो मनोवैज्ञानिक आधार आप कह लीजिए या फिर जो सपोर्ट है वो इन्होंने दी थी। विदेशी लेखकों और चिंतनकारों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जैसे कि मायरन वीनर के साथ इन्होंने किताबें भी लिखी है, कई जॉइंट तरीके से इन्होंने लेख भी लिखे हैं मायरन वीनर के साथ। रिचर्ड एल पार्क ये इन्होंने जो संस्था बनाई थी लोकायन, तो उसके लिए इन्होंने सहायता की थी, रिचर्ड एल पार्क, और इनका प्रभाव भी देखा जा सकता है इनकी राइटिंग्स में। पॉल आर ब्रास, रुडोल्फ, ये कुछ प्रमुख चिंतक हैं। इसके अलावा और भी चिंतक हैं जिनका प्रभाव इनकी राइटिंग्स पे देखा जा सकता है, या फिर इनकी जो चिंतन शैली है। भारतीय चिंतकों की अगर हम बात करें तो अतुल कोहली की जो बुक है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उसी के चलते इन्होंने इंडिया अगेंस्ट डेमोक्रेसी नामक एक किताब भी लिखी। तो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वो अतुल कोहली की बुक इंडिया की बुक से मिलता है। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इन्होंने किताब लिखी, नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को इस किताब के लिए, और इन्होंने जो अपने विचार दिए थे, अमर्त्य सेन से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इकबाल नारायण ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी उससे ये काफ़ी प्रभावित थे, और इनकी जो अपनी अप्रोच थी, अपनी अप्रोच भी इनकी क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन्होंने अपनाई है। इनके सहयोगी और थे आशीष नंदा से ये प्रभावित थे। राजकृष्ण हो गए, राजकृष्ण ने हिंदू डेवलपमेंट एक इंडेक्स जारी किया था, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। बुल्लॉक कैपिटलिज्म आप देखते हैं तो वो रुडोल्फ का है, और धर्मशाला भारतीय पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल वो दिया था राजकृष्ण ने। तो इस तरीके से इतने सारे थिंकर से ये प्रभावित थे। चिंतन पद्धति की हम बात करते हैं कि इनकी शैली क्या थी, या फिर ये किस आधार पे अपनी स्टडी कर रहे थे, इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या थी। देखिए, रजनी कोठारी का चिंतन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति पर आधारित है। यानी आमंड ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी, आमंड के बाद इंडिया में जो अप्लाई की थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, वो इकबाल नारायण ने की थी, ठीक है। उसके बाद रजनी कोठारी ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज की है भारतीय राजनीति को समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इंडियन संदर्भ में किसने दी है, रजनी कोठारी ने। इन्होंने अधिकतर कार्य इसी आधार पर डायलॉग शैली में किए हैं, यानी इन्होंने क्या है, संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। जितनी भी राइटिंग है, संवाद मीन्स जैसे कास्ट क्या है, फिर इसका इन्होंने उत्तर दिया कि कास्ट ये है, कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या योगदान है, फिर इसका इन्होंने उत्तर दिया। यानी डायलॉग शैली में है, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के तहत इन्होंने स्टडी की है। उन्होंने एक त्रिपक्षीय सिद्धांत पेश किया, जिसका एक पक्ष था लोकतंत्र के मान्य सिद्धांतों का, यानी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा था वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और तीसरा था इंडियन डेमोक्रेसी। तो यही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर डिसाइड किए, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे ये आपकी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आपका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है,
सिस्टम है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी फंक्शन क्या करती है, वही तो फंक्शन है। डेमोक्रेसी फंक्शन क्या करती है, लोगों को मत देने का अधिकार होता है, लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लोगों को प्रचार का भी अधिकार होता है, डेमोक्रेसी में अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार होता है, ठीक है, समूह बनाने का भी अधिकार होता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है और इसके क्या है, फंक्शन क्या क्या है, वो फंक्शन मैंने आपको बताए। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से स्टडी की, 3 फ्रेमवर्क है। सबसे पहले इन्होंने थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के क्या क्या सिद्धांत हैं, पहले उसे इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से डेमोक्रेसी आई है तो इन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी के फंक्शन को समझने की कोशिश की। और तीसरे नंबर पे इंडियन डेमोक्रेसी को समझने की इन्होंने कोशिश की। इंडियन डेमोक्रेसी तो आप कह सकते हैं कि इनका जो ये स्ट्रक्चर है साइंटिफिक है, डिडक्टिव मेथड आप इसको कह सकते हैं। डिडक्टिव का मतलब होता है जहां पे हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। जनरल क्या है, जनरल डेमोक्रेसी है, पूरे विश्व की डेमोक्रेसी है, जनरल अपने आप में सामान्य है। फिर इन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी, थोड़े स्पेसिफिक आगे, और सबसे लास्ट में बिल्कुल स्पेसिफिक कहां पहुंच गए, इंडियन पे। तो डेमोक्रेसी क्या है, जनरल, और इंडियन डेमोक्रेसी है स्पेसिफिक, जो इन्होंने स्टडी की है। तो डिडक्टिव मेथड, इसे आप कह सकते हैं त्रिपक्षीय सिद्धांत को। इससे पहले राजनीति शास्त्र में संस्थागत और संविधानगत अध्ययन ही हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी ने जब सत्ता में वापसी की तो रजनी कोठारी ने अपनी रचनाओं में दुनिया के पैमाने पर उत्तर बनाम दक्षिण, यानी विकसित बनाम अविकसित का द्वंद्व रेखांकित करते हुए राज्य और चुनावी राजनीति के परे जाने की तकनीकें विकसित करने की कोशिशें शुरू की। तो इंदिरा गांधी का आपको पता होगा, इंदिरा गांधी ने क्या है, नॉर्थ वर्सेस साउथ डायलॉग इंडिया के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में उसको अपनी पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की कि नॉर्थ की जो कंट्रियां है वो विकसित है, साउथ की कंट्रियां उतनी विकसित नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण पूंजीवाद है, उसके पीछे का कारण जाति है, उसके पीछे का कारण क्या क्या कारण है, वो सारे के सारे कारण यहाँ पे रजनी कोठारी ने उसे पढ़ने के लिए तकनीकें विकसित करना शुरू कर दिया। और इसी मुकाम पर उन्होंने गैर पार्टी राजनीति के सिद्धांतीकरण में अपना योगदान दिया। यह भी कई बार पूछा जाता है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल थ्योरी, नॉन पार्टी पॉलिटिकल थ्योरी, इसको समझ लीजिए आप, नॉन पार्टी पॉलिटिकल थ्योरी। यहां पे क्या है, ना तो आपकी पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक भी है और वो एक सिद्धांत भी है, ठीक है। ये नॉन पार्टी है, यानी राजनीति तो होगी और राजनीति के द्वारा ही देश चलेगा, लेकिन नॉन पार्टी पॉलिटिक्स होगी, यानी किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स को चलाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर जो पार्टीज है वो भ्रष्ट हो चुकी है, उसमें भाई भतीजावाद आ चुका है, वो अपनी स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। रजनी कोठारी ने महज बुद्धिजीवी रहने के बजाय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। डेविड ईस्टन से ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। डेविड ईस्टन ने कहा था कि बुद्धिजीवियों को समाज को समझने की ही जरूरत नहीं है, समाज को समझने के साथ साथ समाज को बदलने की भी आवश्यकता है। तो इन्होंने सिद्धांत भी दिए और सिद्धांत को लागू करने की भी कोशिश की। ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो ये इनकी चिंतन पद्धति है। प्रमुख कार्य व योगदानों की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में 2 वर्ष सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय, जो कि बड़ौदा गुजरात में है। तो सयाजी राव गायकवाड़ को आप सभी लोग जानते होंगे, ये वही राजा है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फॉरेन में जाने के लिए स्कॉलरशिप दी थी, ठीक है। उन्हीं के नाम पे बड़ौदा के अंदर, गुजरात के अंदर ये एक विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे ये 2 साल प्रोफेसर रहे, लेकिन इनका इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये यहाँ से इस प्रोफेसरशिप की जॉब को छोड़ के दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या है, विकास कार्यों के ऊपर काम करना शुरू किया। रजनी कोठारी समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान यानी नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ गए
उन्होंने अपने फील्ड वर्क के दौरान पूरे देश का भ्रमण किया, इवन उन स्थानों पे भी ये पहुंच गए जहां पर आज तक कोई इंडियन चिंतक नहीं पहुंचा था, और इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे भारत का दौरा किया और समझने की कोशिश की कि ग्रामीण लेवल पर, शहरी लेवल पर और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पे क्या क्या समस्याएं हैं लोकतंत्र के अंदर। CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, इसके लिए इनका योगदान महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, CSDS। तो CSDS का मतलब है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। ये एक प्रकार का सेंटर है जो कि स्टडी करता है, किसे स्टडी करता है, डेवलपिंग सोसाइटी को करता है स्टडी। यानी डेवलपिंग स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं और किस तरीके से हम डेवलपिंग सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो CSDS की स्थापना 1963 में हुई और 1974 गुजरात के अंदर नव निर्माण आंदोलन से ये जुड़े और उसका इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, 1980 में बुद्धिजीवी लोगों के विचारों के लिए इन्होंने एक मंच का निर्माण किया जिसे लोकायन कहा जाता है, लोकायन संस्था 1980। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये संस्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये अध्यक्ष रहे PUCL के, यानी पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी, पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी। अब ये PUCL क्या है? PUCL की स्थापना की गई थी JP नारायण द्वारा, क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के कारण लोगों की लिबर्टी, लोगों की स्वतंत्रताओं का बुरी तरीके से हनन हुआ और तानाशाही एक तरीके से फैल चुकी थी देश के अंदर। उन सब की स्टडी करने के लिए, उन सब को खत्म करने के लिए ये PUCL नामक संस्था बनी थी जो कि सिविल लिबर्टी के लिए बनती है। आगे चल के इन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान किए, सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, खनिजों के क्षेत्र में किस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, उस सब के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया। कुपोषण की समस्या जो भारत के अंदर थी उसके ऊपर सबसे बड़ा काम इनका देखा जाता है। कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए इन्होंने मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय स्कूलों के अंदर अपनाया जाता है, वो इस PUCL संस्था के तहत ही भारत के अंदर मिड डे मील की योजना शुरू की गई। तो 1980 के दशक में ये अध्यक्ष रहे हैं PUCL के। 1984 में आप देखते हैं, 1984 में खूनी संघर्ष होता है, सिख दंगों के नाम से जो प्रसिद्ध है, सिखों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं पंजाब के अंदर, उसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने हु आर द गिल्टी नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अंदर इन्होंने पंजाब में हुई बर्बरता को बहुत ही गहन तरीके से उसकी स्टडी की और साइंटिफिक तरीके से उसके फैक्ट रखे कि कितनी इंजरी हुई, कौन गिल्टी था, कैसे वो रुक सकता था, वो सारा कुछ स्टडी इन्होंने किया। हु आर द गिल्टी। योजना आयोग के भी ये सदस्य रहे 1990s के अंदर, 1990 के दशक में योजना आयोग के ये सदस्य रहे हैं और 1980-90 के बाद ये क्या है, नव सामाजिक आंदोलनों के समर्थक रहे हैं। नव सामाजिक आंदोलनों को इन्होंने क्या कहा है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि नव सामाजिक आंदोलनों को रजनी कोठारी किस नाम से पुकारते हैं, तो ये पुकारते हैं नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। नव सामाजिक आंदोलन को ये क्या बोलते हैं, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। यानी पार्टी की जरूरत नहीं है, बिना पार्टी के भी हम पॉलिटिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि आप सामाजिक आंदोलन के तहत, सिविल सोसाइटी के तहत आप करते हैं। तो ये इनके कुछ प्रमुख योगदान हैं। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि दो संस्थाएं हमारे लिए जरूरी है, उनको भी हम देखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं को भी देख लेते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछी जाती है और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली जो इनका जो लेख छपे थे, जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि हुई, जिसके कारण ये पूरे भारत में जाने गए, तो इन्होंने क्या है, इकोनॉमिक वीकली, ठीक है, EW करके एक पत्रिका छपती थी उस दौरान, जिसे आज के टाइम पे EPW कहा जाता है, EPW, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली। तो उस दौरान इसे इकोनॉमिक वीकली के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर इन्होंने क्या है, 6 अंकों में एक शोध पत्र की श्रृंखला छापी जिसका शीर्षक था भारतीय राजनीति का रूप और सार। यानी भारतीय राजनीति का फॉर्म क्या है और उसका सार क्या है। तो ये इन्होंने सबसे पहले 6 भागों में ये किताब ये लेख लिखे थे। इसको आगे डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से
विषय उसमें थे। पहली इनकी प्रसिद्ध बुक आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970s के अंदर, 1969 में लिख ली थी, 1970 में ये प्रकाशित हुई है इनकी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया। और 1967 तक का जो इंडिया है, आज़ादी से लेकर 1967 तक, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात रखी है। यानी 1967 आप देख सकते हैं, 1947 से लेकर 1967 तक के भारत की इसमें बात हुई है। यानी वन पार्टी डोमिनेंस इसी किताब के अंदर बात की है इन्होंने। कांग्रेस सिस्टम की बात भी इसी किताब में की है। तो कांग्रेस सिस्टम अलग से कोई इनकी किताब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सिस्टम की बात इन्होंने पॉलिटिक्स इन इंडिया में की है, इसलिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सिस्टम क्या है उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट 1971, फुटस्टेप इनटू द फ्यूचर, डायग्नोसिस ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड एंड अ डिजाइन फॉर अ ऑल्टरनेटिव 1975। नेक्स्ट किताब है स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग 1976, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि राष्ट्र निर्माण घर निर्माण जैसा होता है। डेमोक्रेसी एंड द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया 1976, ये इमरजेंसी के बिल्कुल एक साल बाद इन्होंने डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी 1976, क्राइसिस किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आए, किस तरीके से इमरजेंसी लागू हुई, उसके बारे में ही आपको ये देखने को मिलता है। टुवर्ड जस्ट वर्ल्ड, इसमें विश्व व्यवस्था के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए हैं 1980 में। नेक्स्ट किताब है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी भारतीय जो समाज है, भारतीय जो राज्य है, वो डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त नहीं है। वो विचार इसके अंदर इन्होंने दिया है कि किस तरीके से स्टेट डेमोक्रेसी को दबा रहा है, किस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स के कारण डेमोक्रेसी क्या है, कुछ चंद लोगों के, कुछ एलीट क्लास के हाथ का ही एक कठपुतली बन के रह गई है और लोगों को लगता है कि ये डेमोक्रेसी है, जबकि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एरिस्टोक्रेसी है। तो ये विचार इसके अंदर इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट किताब है टुवर्ड अ लिबरेटिंग पीस 1989, रीथिंकिंग डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ ह्यूमन ऑल्टरनेटिव 1989, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल इन सर्च ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर 1989, तो विश्व व्यवस्था के बारे में ये किताब है। पॉवर्टी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द एमनेशिया ऑफ डेवलपमेंट 1995, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स 1998, और सबसे लास्ट इनकी किताब है वो है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1970 के अंदर पॉलिटिक्स जो इन्होंने लिखी है पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसके अंदर जो इन्होंने अपने विचार दिए थे वो किस तरीके से चेंज हुए हैं इन 75 सालों के अंदर, वो इन्होंने 2005 के अंदर रीथिंकिंग डेमोक्रेसी के अंदर अपने विचार दिए हैं कि यहाँ से लेकर जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारी डेमोक्रेसी के क्या हाल है। क्योंकि इस बीच आप देखते हैं, इस बीच नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को भी बढ़ावा दिया गया था, इसके बाद फिर एलपीजी को बढ़ावा दिया गया, न्यू लिबरलिज्म आ गया, न्यू लिबरलिज्म के बाद आपका आपका जो गठबंधन की राजनीति है वो भी आ गई थी। तो डेमोक्रेसी हमारी ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी थी। पिछड़ों की राजनीति 1991 के बाद आपको देखने को मिलती है, तो पिछड़ों की राजनीति के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख संस्थाएं, दो संस्थाएं पहले आपको बता चुका हूं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। सबसे पहले है CSDS के बारे में बताऊं तो CSDS के 2 मिशंस या फिर 2 सर्वे जो प्रोजेक्ट थे उसमें खुद मैं काम कर चुका हूं हिमाचल के वोटिंग बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो CSDS ऐसी संस्था है जो भारत के अंदर वोटिंग बिहेवियर की स्टडी करता है। जो गरीब है या जो अंडर डेवलप है या फिर देश के अंदर जो पिछड़े हुए हैं उनकी स्टडी ये CSDS करता है। और इन्होंने वर्ष 1963 में CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना की थी। यह दिल्ली स्थित समाज विज्ञान तथा मानविकी से संबंध अनुसंधान संस्थान है, यानी इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली।
यह संस्था वर्तमान में सेफोलॉजी के लिए प्रमुख मानी जाती है। दोस्तों दो चीजें होती है, एक होती है आपकी स्टेशियोलॉजी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सेफोलॉजी। स्टेशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टेशियोलॉजी का मतलब होता है राजनीतिक दलों का अध्ययन, और सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेफोलॉजी का मतलब होता है वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन। तो वोटिंग बिहेवियर के लिए यह संस्था जानी जाती है। दूसरी संस्था है लोकायन संस्था। लोकायन नामक संस्थान की स्थापना रजनी कोठारी द्वारा 1980 के दशक में की गई थी। पार्टनरशिप में की थी, अकेले इन्होंने नहीं की थी। विट्ठल दास करके कोई एक एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, शायद विट्ठल दास करके कोई शख्स थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने लोकायन नामक संस्था की स्थापना की। कोठारी जी ने दलित पिछड़ों की राजनीति को सूत्रबद्ध करने के लिए समाज में हो रहे आमूल परिवर्तनों पर रोक लगाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण की ताकतों के खिलाफ बौद्धिक नाकेबंदी करने के लिए इसका गठन किया था। और 1985 में इस संस्था को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव ये माना जाता है। और एकमात्र ऐसी संस्था है 1980-90s की 1980 के दशक की जिसको ये अवार्ड मिला है, राइट लिवलीहुड अवार्ड। और लोकायन संस्था क्या है? लोकायन संस्था एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर बुद्धिजीवी जो है, इंटेलेक्चुअल है, उन लोगों के संवाद के लिए, इंटेलेक्चुअल लोग आपस में संवाद कर सके, गरीबी को ख़त्म करने के लिए अपने विचार दे सके, दलितों और पिछड़ों की राजनीति किस तरीके से उनका योगदान हो सकता है, किस तरीके से जो रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं 1980 के दशक में आप देखते हैं किस तरीके से पंजाब के अंदर जो दंगे हो रहे थे उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगाने के लिए इंटेलेक्चुअल की ये संस्था बनाई थी। और 2002 के अंदर जो गुजरात दंगे हुए थे उसकी भी भरसक आलोचना की थी रजनी कोठारी ने। तो ये लोकायन संस्था, ये दो प्रमुख संस्थाएं रजनी कोठारी से जुड़ी हुई है। प्रमुख विचारों में अगर बात करें तो शुरुआती दौर में EPW के जो 6 अंक थे उसमें इन्होंने शोध पत्रों की एक श्रृंखला छापी थी जिसका शीर्षक था भारतीय राजनीति का रूप और सार। पहले ही आपको बता चुका हूं, सबसे पहले इन्होंने ये छापी थी और सबसे पहला ये लेख इनके हैं जिसके कारण इन्हें ख्याति मिली थी। इन लेखों से राजनीति शास्त्र की दुनिया में उन्हें एक अलग पहचान मिली। इन लेखों में क्रमशः केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, सरकार के संसदीय रूप, अफसरशाही, दलीय प्रणाली और लोकतंत्र के भविष्य पर गहन चिंतन किया गया। तो 6 लेख लिखे, 6 लेख का अलग अलग टाइटल था। पहला था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेकंड था पंचायती राज सिस्टम, थर्ड था नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, फोर्थ था पार्टी सिस्टम, फिफ्थ था फिफ्थ था ये आपका सरकार का जो पार्लियामेंट्री जो रूप है, और लास्ट था लोकतंत्र का भविष्य। तो ये 6 आर्टिकल इन्होंने छापे थे EPW में। अब इनके मेन विचार देखते हैं। 2 विचार मेनली इनके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला है कांग्रेशनल सिस्टम या कांग्रेस सिस्टम भी इसे कहा जाता है, और दूसरा है भारतीय राजनीति में जाति के महत्व के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस सिस्टम पर इनके विचार। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने एक पार्टी ना मानकर एक व्यवस्था माना है। कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, कांग्रेस पार्टी तो इन्होंने नहीं कहा है ना, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक सिस्टम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, सिस्टम माना है, जिसकी इन्होंने 2 उपव्यवस्थाएं बताई, पार्टी ऑफ कंसेंसस और दूसरा पार्टीज ऑफ प्रेशर। यानी अपने आप में ये एक कांग्रेस है और कांग्रेस की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। पहली है पार्टी ऑफ कंसेंसस और दूसरी है आपकी पार्टी ऑफ प्रेशर। 2 प्रकार की संस्थाएं या 2 प्रकार की उपव्यवस्थाएं कांग्रेस के अंदर काम कर रही थी। ये कांग्रेस अपने आप में एक व्यवस्था है और ये 2 जो इसके विंग है ये इसकी उपव्यवस्थाएं हैं, तो ये अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब इसको समझते हैं कि पार्टी ऑफ कंसेंसस क्या है और पार्टी ऑफ प्रेशर क्या है। कांग्रेस के अंदर जो पार्टी ऑफ कंसेंसस था, ये लोगों के अंदर जनमत बनाने वाली एक विचारधारा आप कह सकते हैं। लोगों के अंदर चेतना और समझ का विकास करती थी पार्टी ऑफ कंसेंसस। इनके जो नेता थे, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के प्रति भावनाएं भरते थे, लोगों के अंदर विकास के प्रति भावनाएं भरते थे। या नेशनल मूवमेंट की हम बात कर ले तो नेशनल मूवमेंट के अंदर क्या है, लोगों के अंदर देश प्रेम भरने का काम किया। तो पार्टी ऑफ कंसेंसस। दूसरा काम इसका क्या था, पार्टी ऑफ प्रेशर, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रेशर ग्रुप बन गए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रेशर ग्रुप बन गए। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये कंसेंसस लाने वाले थे, जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, पटेल हो गए, और जो अनेक जो मंत्रिमंडल है, इनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जो खराब भी होती थी, कुछ नीतियां ऐसी थी जो अच्छी भी होती थी। कुछ वादे इन्होंने किए थे, इन नेताओं ने जो वादे किए थे, जो पार्टी ऑफ प्रेशर है वो इनके ऊपर प्रेशर डालती थी कि आपने ये जो वादे किए हैं, देश के अंदर गरीबी है, भुखमरी है, इनको खत्म करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच, ये जो दोनों है पार्टी ऑफ कंसेंसस और पार्टी ऑफ प्रेशर, इन दोनों के बीच क्या है, हमेशा खींचातानी बनी रहती थी। और आगे चलकर ये जो पार्टी ऑफ प्रेशर है, इनकी इतनी ज़्यादा खींचातानी बढ़ गई कि फैक्शन में बट गया, गुटबंदी हो गई, कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस से ही आगे चल के आप देखते हैं जनसंघ आता है, जनता दल आता है, आगे जनता पार्टी बनती है। तो इस तरीके से ये अपना एक प्रकार का सिस्टम है। आगे देखिए कांग्रेस के बारे में ये क्या कहते हैं। इनके अनुसार कांग्रेस 3 भागों में विकसित हुई है। सबसे पहला भाग 1885 से लेकर 1947 तक का है, आज़ादी से पहले का समय। 1947 तक ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन थी जिसमें पूरा भारत और विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे। 1947 तक क्या था, ये विचारधारा, इसमें गांधी भी थे, इसमें जेपी नारायण भी इसी से निकले, एमएन रॉय भी इसी से निकले। हालांकि मार्क्सवादी वो बाद में बने, लेकिन इसी से निकले हैं। जितने भी थिंकर हैं सभी इसी से निकले हैं। यानी एक पार्टी नहीं थी, पार्टी इलेक्शन लड़ती है, लेकिन जब आप देखते हैं संविधान सभा के अंदर हिंदू मुस्लिम कांग्रेस, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम मिला के कांग्रेस के अंदर जो थे वो एक ही दल के अंदर थे। तो ये एक क्या था, आंदोलन था। ये कहते हैं रजनी कोठारी। 1952 के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब चुनाव लड़कर कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस एक पार्टी बन गई। ठीक है, कांग्रेस क्या है, पार्टी बन गई। 1967 में जब राजनारायण के साथ इंदिरा गांधी के मतभेद होते हैं, गुटबंदी होती है, तो उसके बाद रजनी कोठारी बोलते हैं ये पार्टी भी नहीं रह गई। उसके बाद ये क्या है, मात्र गुट बनकर रह गई, एक फैक्शन बनकर रह गई और अन्य दल इससे बनने लगे। जेपी नारायण ने 1974 में शुरुआत की थी। आगे आप देखते हैं किस तरीके से कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती है और कई अन्य दल भी इससे निकलते हैं। तो कांग्रेस सिस्टम, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कांग्रेस को इन्होंने एक पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को इन्होंने एक सिस्टम माना है। सिस्टम के अंदर इन्होंने क्या है, 2 पार्टी ऑफ प्रेशर और पार्टी ऑफ कंसेंसस माना है। और उसके बाद इन्होंने इसका जो विकास है 3 चरणों में इन्होंने 1967 तक माना है। 1967 तक की बात क्यों हो रही, क्योंकि 1970 में इन्होंने जो पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक लिखी, 1969 में ये बुक लिख के फारिग हुए थे। तो 1967 तक का ही इसमें ब्यौरा आपको देखने को मिलता है। और इन्होंने विद्वानों के इस मत को भी बिल्कुल खारिज कर दिया कांग्रेस के बारे में कि 1967 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, तो 1967 तक क्या बोलते हैं कि भारत में 1 पार्टी सिस्टम था, उसको इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। ऐसा नहीं है। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब तो हुआ जैसा चाइना में है, जैसा क्यूबा में है, जैसा नॉर्थ कोरिया में है, यानी दूसरी पार्टीज को लड़ने का अधिकार ही नहीं है, दूसरी पार्टी उभर के आ ही नहीं सकती है, वो है 1 पार्टी सिस्टम। लेकिन भारत में 1967 तक इन्होंने कहा कि भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक दल का प्रभुत्व था, 1 पार्टी डोमिनेंस था, ना कि 1 पार्टी सिस्टम। तो ये कांग्रेस सिस्टम के बारे में इनके विचार। अब देखते हैं जाति के राजनीति पर इनके विचार, या जाति के राजनीतिकरण के ऊपर इनके क्या विचार है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए अभी तक क्या है, वो महात्मा गांधी हो, BR अम्बेडकर हो, MN रॉय हो, JP नारायण हो, विनोबा भावे हो, जितने भी चिंतक अभी तक हुए, उन लोगों ने जाति को सदी का अभिशाप माना और जाति को खत्म करने की बात की। और महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को उचित माना था और जाति को उन्होंने उचित नहीं माना था। इस प्रकार के थॉट अभी तक आ रहे थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
तक अंबेडकर साहब ने लिख ली थी, लेकिन ये पहले ऐसे चिंतक है भारतीय राजनीति के अंदर जिन्होंने भारतीय समाज के लिए जाति को उपयोगी माना है। इन्होंने कहा जाति भारतीय समाज के लिए उपयोगी है क्योंकि जाति एक दबाव समूह का काम करती है और सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। कैसे, इसको डिटेल में देखते हैं। इन्होंने कहा भले ही भारत में वोट बैंक के लिए जाति का राजनीतिकरण किया गया है, लेकिन इसकी वजह से पिछड़ों का उत्थान हो रहा है। दबे कुचलों को भी इसकी वजह से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जाति के राजनीतिकरण को 3 भागों में बांटकर इन्होंने इसके लाभ को बताया है। अब देखिए, पहले इसको समझ लीजिए इन्होंने किस आधार पे कहा कि जाति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि देखिए भले ही जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, वोट बैंक के लिए ही भले ही जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन कम से कम दलित प्रेसिडेंट तो आ रहा है, कम से कम एसटी का प्रेसिडेंट है, कम से कम एससी का प्रेसिडेंट है, कम से कम हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी का है। उस तरीके की ये बात कर रहे थे कि कम से कम भले ही वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व तो पिछड़ों को मिल रहा है। भले ही वोट की राजनीति के लिए मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो इन्होंने अब देखिए 3 चरणों में इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जाति ने किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 3 चरण है। पहला चरण के अंदर ये कहते हैं कि पहले सत्ता के लिए केवल ऊपरी जातियों यानी क्षत्रियों में संघर्ष था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये प्राचीन काल की बात है, आज़ादी से पहले की बात है, क्योंकि 565 रियासतें थी, 565 रजवाड़े थे, तो राजा का बेटा ही आगे राजा बनता था। तो इस प्रकार की स्टार्टिंग दौर में आप देखते हैं व्यवस्था थी। पहला चरण। दूसरा चरण क्या होता है, जब भारत के अंदर डेमोक्रेसी अपनाई गई, तो डेमोक्रेसी में तो जितने वोट उतनी उसकी वैल्यू भी हो जाएगी, जितने वोट पड़ेंगे तो उस हिसाब से वो नेता भी चुनकर आएगा। तो दूसरा चरण आप देखते हैं निम्न जातियों और उच्च जातियों में गठबंधन का दौर। काका कालेलकर रिपोर्ट जो 1953 में जो काका कालेलकर आयोग बना था, उसने ये बताया कि 40% के आसपास ओबीसी की जनसंख्या भारत के अंदर है। एससी का तो पता था 15% है, एसटी का भी पता था, लेकिन अब ओबीसी की राजनीति होने लगी। ओबीसी के ऊपर काका कालेलकर आयोग बनता है, रामनंदन समिति बनती है, फिर मंडल समिति बनती है, और मंडल कमीशन ने क्या कर दिया, मंडल कमीशन ने तो रिजर्वेशन दे दिया 27%। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इसके द्वारा क्या है, पिछड़ों की राजनीति उभर कर आती है। तो अभी तक जिन ओबीसी समाज को पूछा नहीं गया था, उन समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलने लगा और उन लोगों के भी मंत्री बनने लगे, उन लोगों के नेता बनने लगे, विधायक बनने लगे। तो इन्होंने कहा कि ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसको आप कैसे नेगेटिव कह सकते हैं। तीसरा चरण जो है निम्न जातियों में चेतना का विस्तार, जो थर्ड जो फेज है, लेटेस्ट फेज आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्या है, निम्न जातियों में चेतना का विस्तार होने लगा। जैसे डीएमके की स्थापना हुई। डीएमके की स्थापना आप लोगों को पता है कि ये गैर जो ब्राह्मण थे, नॉन ब्राह्मणिकल जो कम्युनिटी थी, उनके द्वारा डीएमके की स्थापना की गई। एआईडीएमके, जस्टिस पार्टी, लेटेस्ट आप देखते हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो कहीं ना कहीं दलितों की अपनी पार्टी है, और दलितों की पार्टी यूपी के अंदर आप देखते हैं किस तरीके से वो सत्ता में आ जाती है। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो जाति का जो राजनीतिकरण है वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है इंडियन सिनेरियो में। तो सबसे लास्ट में अब देख लेते हैं कंक्लूजन। रजनी कोठारी भारत के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक माने जाते हैं। ये एक चिंतक के साथ साथ व्यावहारिक नेता भी रहे हैं, ये जो कि जरूरी है। व्यावहारिक नेता, इन्होंने सीएसडीएस स्थापना की, लोकायन की स्थापना की, इन्होंने कई संस्थाओं में, योजना आयोग में और एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्होंने भाग लिया है। तो ये व्यवहारिक नेता भी रहे हैं जिन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के साथ साथ इसे बदलने का भी प्रयास किया है। इनके कांग्रेस सिस्टम पर विचार आज भी सर्वमान्य है, और इन्होंने ही सबसे पहले ये प्रतिपादित किया कि राजनीति के चलते जातियों के कर्मकांडीय स्वरूप का क्षय होता है। राजनीतिकरण हो रहा है तो जो कर्मकांडीय जो स्वरूप होता है जातियों का, वो भी खत्म होता है। ये भी इन्होंने बात की। कैसे? आज ठेठ ब्राह्मण क्या है, अनुसूचित जाति के घर खाना खा रहा है और उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाल रहा है। हालांकि वो
राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन रजनी कोठारी बोलते हैं कि कम से कम चेंज तो हो रहा है, कम से कम दलितों के घर में खाना तो खाया जा रहा है, धीरे धीरे वो तो चेंज हो जाएगा बाद में। तो कर्मकांडी जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और वह सेक्युलर रूप ग्रहण करती चली जा रही है। जो कर्मकांड पहले होते थे, बड़े बड़े कर्मकांड की, एक जो ब्राह्मण है अगर वो मंदिर में घुस गया तो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सेक्युलर रूप अपना रही है। इस तरह राजनीति पर जातिवाद हावी नहीं होता, बल्कि जातियों का राजनीतिकरण हो जाता है। और उनके द्वारा स्थापित संस्था CSDS आज भी विकासशील समाजों के अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत बनी हुई है। तो ये था रजनी कोठारी के बारे में आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।